मेरी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है मौर्यन एम्पायर। दोस्तों, हमेशा की तरह आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर बार की तरह ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का टेंशन है या कुछ भी खुराफाती चीज़ चल रहा है तो प्लीज़ उसको दूर रख दें, क्योंकि भाई ये हिस्ट्री है, आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने देखा था कि लास्ट रूलर नंदा डायनेस्टी का धनानंद किस तरीके से अलेक्जेंडर को भगा दिया था और अलेक्जेंडर जो काफ़ी महान बनता था, ताकतवर था, वो धनानंद के समय में चला गया वापस अपने जगह पे जब वो वार करने आया था। तो उसके बाद से शुरू होती है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर का फर्स्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्यन एम्पायर को खोजा और रूल करना शुरू किया। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को हराया था और हराने के बाद अपना शासन शुरू कर दिया। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कोई जाति नहीं था, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। कुछ लोगों का अनुमान था कि ये क्षत्रिय हैं, तो कुछ लोग कहते थे कि ये वैश्य हैं, लेकिन एग्जैक्ट में इनका कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैसे किसी उनका रिलीजियस बिलीव्स बढ़ता गया, तो उन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। जैनिज़्म पे ये बहुत भरोसा करते थे। तो दोस्तों, 305 बीसी में इनकी फ़ाइट हो गई थी सेल्यूकस निकेटर नाम के एक काफ़ी फेमस और ताकतवर आदमी से। ये भी अपने अलग राज्य का मालिक था, ये भी अपना राज्य बहुत अच्छे तरीके से संभालता था, लेकिन किसी वजह से इसकी लड़ाई हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बंदा था। इसे पता था कि अपना राज्य शासन को किस तरीके से बरकरार रखना है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हो जाती है सेल्यूकस निकेटर से और यहाँ पर वो सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है और हराने के बाद एक शर्त रखता है कि तुम अब हार चुके हो, तुम्हें अपनी बेटी मेरे हवाले करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। अब यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो अपनी बेटी का हाथ दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो सेल्यूकस निकेटर का 4 जो प्रोविंस होता है उस पर अपना हक जमा लेता है और उसको अपने नाम कर लेता है। और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 एलिफेंट दान दे देता है। एक तरीके से ये उससे सारी चीज़ें लेकर और उसे छोटी सी चीज़ दे देता है तोहफे में। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो तो हार चुका है चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की, ये उसके फाउंडर थे। उसके बाद काफ़ी फेमस भी हो गए, इनकी जो शासन थी वो फैलती गई। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने जैनिज़्म अपना लिया था और वो चले जाते हैं साउथ के एक रीजन में, और उस रीजन का नाम रहता है श्रवणबेलागोला, जो सिचुएटेड है साउथ की तरफ। और वहाँ जाके उन्होंने जैनिज़्म धर्म का कि पूरा पालन किया और वो स्टारवेशन से मर जाते हैं। लेकिन उसी बीच उनका बेटा बिंदुसारा तैयार हो जाता है और अपने पिता से ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकलता है और लोगों को मज़ा चखाता है। ये वैसे भी साउथ रीजन में अपना काफ़ी शासन बढ़ाना चाहता था, तो जो ये मैसूर तक काफ़ी अपना शासन फैला चुका था और वहाँ के 60 किंग्स को भी मार चुका था। इसकी लड़ाई हुई थी तकजीला में, जो कि अब पाकिस्तान में है ये तकजीला। लेकिन लड़ाई को किसने रोका, तो इसके एक करीबी ने रोका, अशोका ने उस लड़ाई को ख़त्म कराया। अब बिंदुसारा वैसे भी काफ़ी फेमस था और बिंदुसारा ही एक ऐसा था जो अभी तक मौर्यन एम्पायर को संभाल कर था। अब बिंदुसारा की भी मृत्यु हो जाती है और हमारा तीसरा रूलर आता है अशोक जो है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखी है। 4 साल तक इसकी लड़ाई होती रही,
लोगों से, अपने ही भाइयों से लड़ाई होते गई, और फिर ये हर चीज़ को हैंडल करके आगे बढ़ता गया, शासन ख़त्म नहीं होने दिया, ये अपना प्रोविंस को फैलाते गया, और इसे लोग कहने लगे कि ये बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट मॉडर्न एम्पायर रूलर है। सुनने में आता है कि इसने अपने कुछ भाइयों की भी कत्ल की थी ताकि ये शासन पर बैठ सके, गद्दी पर बैठ सके, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रूव नहीं है कि ये सच है या नहीं है। इसने कलिंगा वार में भी पार्टिसिपेट किया था। कलिंगा वार दोस्तों इतना भयावह, इतना डरावना था कि इसने छोड़ दिया फिर कलिंगा वार, मतलब कि उसके बाद इसने कलिंगा वार के बाद कोई भी वॉर नहीं किया, क्योंकि उस वॉर में बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो गई थी, खून काफ़ी बहे थे लोगों के, और उसके बाद ये थोड़ा सहम गया। उसके बाद इसने बुद्धिज़्म अपना लिया और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करवा दिया, और उनको बोला कि जाओ और जाकर लोगों को इस रिलीजन के बारे में बोलो ताकि ये रिलीजन और फैले। तो अब हम एक नए टॉपिक में आते हैं, वो है मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही यहाँ पर था, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में किंग और मंत्री परिषद के लोग थे, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, और उन लोगों ने मिलकर 5 पार्ट्स में, 5 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था। वो था उत्तर पथा जो तकजीला कैपिटल था उसका, दक्षिण पथा जिसका कैपिटल सुवर्णागिरी था, अवंती छत्रा का कैपिटल उज्जैन था, कलिंगा का कैपिटल तोशाली था, प्राची का कैपिटल पाटलिपुत्र था। तो दोस्तों 5 प्रोविंस में डिवाइड करके ये लोग शासन को हैंडल करते थे, काफ़ी आसान हो गया था इनके लिए। और मंत्री परिषद में कितने लोग थे ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। मंत्री परिषद में कितने लोग थे, तो 4 तरीके के लोग होते थे। एक था युवराज जो कि प्रिंस होता था, दूसरा पुरोहित जो प्रीस्ट था, सेनापति जो आर्मी चीफ था, और बाकी के मिनिस्टर मतलब कि छोटे मोटे मिनिस्टर, रेवेन्यू कलेक्टर वगैरह की बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि रेवेन्यू क्या है, तो रेवेन्यू वो है जो गवर्नमेंट लोगों से लेती थी, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल रेवेन्यू, अगर कोई किसान है वो लैंड पे कुछ ग्रो कर रहा है, क्रॉप्स उसके ज़्यादा हो रहे हैं क्रॉप्स, तो वो 1/4 देगा, जिसके उतने नहीं हो रहे हैं तो वो 1/60 देगा। वाटर टैक्स भी देने पड़ते थे, इरिगेशन वाले जो इरिगेट करते थे वो देते थे। टोल टैक्स भी देना पड़ता था, जो कि बाहर के लोग अगर आते थे कुछ बेचने के लिए उन्हें देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें होती थी, और कोई किसी से छुप नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कड़ाई था, शासन बहुत ही मजबूत था। 7 पार्ट्स में बांटा गया था, 7 पार्ट्स ऑफ स्टेट्स यहाँ पे हुआ था। और ये जो इसके बारे में दिया गया है अर्थशास्त्र में कि 7 स्टेट्स में बांटा गया था, ठीक है, मौर्यन एम्पायर को। दैट इज़ राजा, किंग, दुर्ग, फोर्ट मतलब जनपद मतलब टेरिटरी, अमत्सा मतलब सेक्रेटरी, कोशा मतलब ट्रेजरी, मित्रा मीन्स फ्रेंड, और सेना मतलब आर्मी है। तो नॉर्मल सी बात है। तो इन पार्ट्स में बांटा गया था ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और है कि इसी दौरान बना था सांची स्तूपा, और 4 लाइन कैपिटल, बुल कैपिटल, 1 लाइन कैपिटल, ये सारी चीज़ें अशोका ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? ताकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज़्यादा बढ़ सके और लोग इस रिलीजन को अपना लें। ये सारी चीज़ ये रिलीजन्स को फैलाने के लिए करता था। लायंस क्रिएट करवाता था लोगों से, मूर्तियाँ बनवाता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता था, तब जाके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेट होता था। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चीज़ें मैंने काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोस्तों, हर बार की तरह मैंने आपकी डिमांड्स पूरी की है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी लव केयर, कि आप मुझे मतलब समझते हो इस काबिल कि मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। और मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैम आप बहुत जल्दी बोलती हो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँ, मैं धीरे बोलने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप मुझे सजेशंस देते हैं, एंड that means a lot for me, that always gives me motivation. And last but not the least, thank you everyone, each and everyone जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए,
और मेरी चैनल के साथ आप जुड़े रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, छोटी बड़ी जो भी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके सामने दूसरा टॉपिक लेकर हाज़िर हो जाऊँ। चलें ठीक है फिर, टेक केयर।